नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने आए हैं। आप दूरदर्शन में कार्यरत हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप हैं मोहम्मद इसहाक खान साहब। इसहाक खान साहब, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आपका, हार्दिक आभार कि आपने ऐसे मौके पर हमें याद किया। खान साहब, जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी ओर है कि आज जब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, पारंपरिक माध्यमों जैसे दूरदर्शन और आकाशवाणी की भूमिका को आप किस रूप से देखते हैं? आकाशवाणी और दूरदर्शन की इस वक्त की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो जब इनका स्थापन हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये विभाग हमें बहुत सारे पैसे कमा करके देंगे, आकाशवाणी या दूरदर्शन, क्योंकि इनका मकसद था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और भारतीय परंपरा, संस्कृति, शिक्षा, सूचना, ये सब आम लोगों तक पहुंचे। इन बातों को लेकर के ये विभाग स्थापित किए गए और इनका संचालन हुआ। लेकिन जैसे जैसे संचार क्रांति आई और दूसरे चैनल आए, तमाम रेडियो के FM चैनल्स आ गए हैं, दूरदर्शन के तमाम चैनल्स आ गए, तो हाँ, प्रतियोगिता जरूर देखने में है इन दिनों जी। लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए कि जहां सारा कुछ नेपथ्य में चला गया था, दूरदर्शन, आकाशवाणी हमेशा लोगों के साथ रहा। कब कहां पर क्या हो रहा है, कौन सी सूचना है, कहां पर आंधी तूफान है, कहां पर क्या है, तो अभी भी लोग टकटकी लगा करके रेडियो सुनते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं। दूरदर्शन, इन सबकी जो पहुंच है देश में, तकरीबन 90% से अधिक क्षेत्रों में इनकी पहुंच है, इसलिए लोगों पे भरोसा है। आपत्ति काल में, विपत्ति काल में, जैसे कोरोना की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस वक्त लोग अंदर तो हो गए, घर में बंद हो गए, अब वो करें क्या? तो उनके लिए जो पुराने कभी महाभारत, रामायण, हनुमान जी, हनुमान चालीसा वगैरह, ये जब जो पुराने धारावाहिक थे, इन्हें शुरुआत की गई और बड़े चाव से लोगों ने देखा और बड़े मतलब कायदे से देखा, धैर्य के साथ देखा। तो उसकी जो दिन प्रतिदिन की जो रिपोर्ट आती थी उसमें, तो उसमें बड़ा सुख का अनुभव हुआ हम लोगों को देख करके कि चलिए, इतना तो हम भूमिका निभा पाए। ये आज हम इसको देख सकते हैं। और इस संचार क्रांति के दौर में तो कई तकनीकी आ जाने के बाद कुछ और नए नए तरीके से भी आकाशवाणी, दूरदर्शन लोगों को अपने जो प्रोग्राम है देने की कोशिश में है। खास साहब, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है कि डिजिटल युग ने पत्रकारिता और जनसंचार की जो विश्वसनीयता पर आजकल जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही सामयिक सवाल है आपका जी। इस वक्त, क्योंकि इस पे लोग चर्चा कर रहे हैं और भले खोलकर सामने ये बातें ना आई हो, इतने प्रभावी चैनल्स हैं टीवी में, रेडियो में, लेकिन आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही स्वाभाविक है। इधर इन दिनों क्या हुआ है कि हर इंसान के ऊपर एक वर्ग हावी है, एक ये कहें आप फ्लेवर हावी है, या एक तरफ झुकाव उन पे है इंसान के ऊपर, तो उस हिसाब से वो चलने लगा है। और जहाँ तक आपका संचार की बात है, तो इसमें क्या है कि बड़े बड़े कंपनियां और बड़े बड़े लोग इसमें आ गए हैं संचार माध्यमों में। और जो संचार के माध्यम हैं, टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इन सब में अब इनका एक जो ध्येय है, मकसद है, पैसे कमाना भी है। पैसे कमाने के साथ साथ वो सूचनाएं और ये सब कुछ देना तो है ही है, लेकिन जो पारंपरिक तौर तरीके थे, तो उसमें एक सोच विचार की गुंजाइश होती थी कि अगर हम ये समाचार हम दिखा रहे हैं तो समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस अगर ठीक है, ये समाचार अगर कोई बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना के बारे में है, तो इसको हम किस तरह से पेश करें कि लोगों तक जाए। तो संप्रेषणीयता जो है इस वक्त एक दूसरे तक किस हिसाब से, किस पैमाने में वो बात पहुंच रही है, इस पर ध्यान कम है। और पहले बहुत सारे ऐसे समाचार, मुख्य समाचार, गौड़ समाचार, अगर हम दो बातों को लेकर चलें, तो अगर आपके पास कोई ऐसी 2 नंबर के गौड़ समाचार भी है, तो उसको आज पेश करने का एक तरीका लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है कि अब देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हुआ, वो हुआ। पहले क्या था कि
15 मिनट में या आधे घंटे में हम तमाम समाचारों को एकजुट करके दिखा देते थे, उनमें एक बैलेंस होता था। अब हम एक ही विषय को, एक ही समाचार को, एक ही घटना को हम आधे घंटे तक, 1 घंटे की खींचने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी खींचतान में जो होती है, दिमाग में भी खींचतान होती है, उसका समाज में इसका प्रभाव भी थोड़ा सा अलग होता है। तो इस तरीके से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आपने जो सवाल किया है बड़े ही वाजिब सवाल है। बहुत अच्छे खान साहब, हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो युवा हैं, हम ये मानते हैं कि आज के युवाओं को रेडियो से और टेलीविज़न से, उनके पारंपरिक कार्यक्रमों से कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि जो युवा है वो दूरदर्शन या आकाशवाणी से नहीं जुड़ना चाहता, वो रील से, सोशल मीडिया से या अन्य माध्यमों से ज़्यादा जुड़ना आकर्षित करता है उनको। तो उनको कैसे और जोड़ा जा सकता है? समय और परिस्थितियां के हिसाब से हमारी जो रुचि है उसमें भी बदलाव होते हैं। उसी तरीके से हमारी प्रश्नावलियाँ जो हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो युवा देखता है, सोचता है, उनकी सोच का दायरा, उनकी जो एक समझने की शक्ति है, उसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस हिसाब से अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी रुचि क्या है, इन दिनों किस तरह की रुचि। जैसे आपने रील की बात की, तो रील में हम देखते हैं कि वो कहीं भी सड़क के किनारे अपने चलती हुई गाड़ी से भी लटक करके बना लेता है, कुछ रेलवे फाटक पे लटक करके रेल के डब्बे में, कोच में बैठा हुआ है, लेकिन दरवाजे पर आकर के लटक को बना ले रहा है। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ अच्छी बात भी होती हैं उसमें, रील में सारे ऐसे नहीं होते हैं। कभी कभी रील से बड़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है, कभी कुछ कोटेशन मिल जाते हैं, कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ भी आ जाती हैं उसमें। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर कैसे लौटें। जैसे अभी जो आप बातचीत कर रहे हैं, अगर संचार के विद्यार्थी हैं तो आपके सवालों को बड़ी गंभीरता से लेंगे। उन्हें पता चल जाए कि ये वो इस तरीके के सवाल प्रजापति जी कब उठाते हैं और उसका आंसर कब मिलता है, तो इंतज़ार करेंगे आपके बारे में कि आपका हम पोस्टकार्ड देखें, उनका ब्रॉडकास्ट देखें। और ये भी अगर उन्हें पता चल जाए, अब तो संचार के तमाम तरीके आ गए, तमाम माध्यम आ गए, FM है और डिजिटल तरीके हैं, जहाँ जिससे कि उनको ये सूचना पहुंचाई जा सकती है कि अमुक तारीख को अमुक समय पर इस विषय पर बातचीत होगी, जिसको हाईलाइट कहते हैं या प्रोमो कहते हैं। इस माध्यम से अगर हम उन्हें उनकी पसंद की बातों को उन तक पहुंचाना चाहें तो इसमें कोई शक नहीं कि युवा पीढ़ी जुड़ सकती है। सारी युवा पीढ़ी ऐसा नहीं है कि वो श्रृंखल है, और जैसा कि आज के बुजुर्ग सोचते हैं। तो ये क्या होता है कि जनरेशन गैप जिससे होती है, उसे भरने की आवश्यकता है। वो भी इस चीज़ को समझें कि हमारे वृद्ध, हमारे वरिष्ठ क्या जानते हैं, कि समझना चाहते हैं, और वरिष्ठों को भी, वृद्धों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि समय परिवर्तनशील है, दिल दिमाग भी परिवर्तन होता रहता है दिमाग में। तो उन्हें क्या चाहिए, बच्चे को पहले क्या पहनता था, हम क्या पहनाते थे, अब वो क्या पहनना चाह रहा है, क्या वो खाना चाह रहा है। अब तो ऐसे भी है कि घर में बच्चे खाना नहीं खाते, वो बाहर जाकर खा लेते हैं या मंगा लेते हैं। अब 2-2 बजे रात तक वो अगर वो कहीं आदेशित कर देते हैं तो सामग्री आ जाती है। तो ऐसा नहीं है। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी को इस बारे में एक हफ्ते में, महीने में, 2-4 महीने में एक बैठक इस तरीके से करनी चाहिए कि आज की ज़रूरत क्या है, आज की पसंद क्या है, हम आज किस बात को, किस विषय को आसानी से उन तक दे सकते हैं या रुचिकर बनाकर दे सकते हैं। अगर ऐसा हम सोच करके कार्यक्रम बनाएं उनके पसंद के, तो इसमें कोई शक नहीं कि युवा आकाशवाणी दूरदर्शन की ओर लौट आए। वाह, बहुत अच्छी जानकारी खान साहब आपने दी है। ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, वो पारंपरिक चैनल है, पारंपरिक उत्सवों को दिखाता है। जैसा अभी आपने बताया कि रामायण को और महाभारत को कोरोना काल में रिपीट किया गया और लोग बड़ी खुशी से, बड़े परंपरागत तरीके से उन्होंने देखा और सुना। लेकिन युवा को जोड़ना, क्योंकि युवा ही देश की शक्ति होती है, और युवाओं को दूरदर्शन और आकाशवाणी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो भारत के बाहर के देशों में भी कोने कोने में ये पहुंचता है। खास हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आज के समय में जब समाज में मतभेद और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है,
आप अपने ट्रस्ट ग्राम गौरव संस्कृति संस्कारी समूह के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं या दे सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका ये। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जी। गांवों में पहले क्या था कि कौन सा समारोह हो रहा है, उसमें कौन कौन से सहभागी हैं, ये मायने नहीं रखता था। वो सबका था, कोई भी उत्सव होता था वो सबका उत्सव होता था। ना ही भाषा का मतभेद था, ना जाति कुछ का भी नहीं मतभेद था, था, ना काले गोरे का मतभेद कुछ था। भी नहीं था, कुछ भी बिल्कुल। नहीं था उस वक्त। रामलीला है, गांव की रामलीला है, श्री रामलीला, उसके आयोजन में भी मैं होता था, मेरे चाचा भी होते थे। तो इस तरीके से होली महोत्सव है, उसमें भी हम हिस्सा लेते थे। दिवाली है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। छठ इन दिनों का, जो कि पहले एक लोक पर्व था, राष्ट्रीय हुआ, लेकिन अब विश्व लेवल पर इसे मनाने की प्रक्रिया चल पड़ी है। तो इसके भी आयोजन में हम होते थे। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब मेरी दादी थी तो जिस तरीके से भोर में नमाज के लिए जगाती थी, एक दिन छठ के दिन भी उसने डंडे मार मार करके जगाना शुरू किया कि जाओ सूरज उगने से पहले वहां प्रसाद बांटते हैं, वो प्रसाद लेकर के आओ। वाह। मकर संक्रांति का पर्व होता है जी, स्नान का प्रमुख पर्व होता है जी। उस दिन कहती थी कि नदी में नहा करके आओ। नदी है, मेरे घर के पास नदी है, ठेमा नदी। कहते आज नदी में ही नहाना पड़ेगा, नहा करके आओ तब आज खाना मिलेगा। आज देखो आज सारी दुनिया जा रही है नहाने। इस तरीके से वो बताती थी। होलिका जल रही है तो हम सबको, बच्चों को सरसों के दाने मुट्ठी में ले करके ऐसे सर में घुमा करके लेती थी कि जाओ उस होलिका दहन में डाल दो, जहां होलिका जल रही है, सब रोग दुख जल करके भस्म हो जाएंगे। और गांव में एक जगह होता है, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही अक्खड़ देहात से संपर्क है मेरा जी, जहाँ की तकरीबन 60-65% आबादी आदिवासियों की है। विभिन्न प्रकार के उनके त्यौहार, विभिन्न प्रकार के उत्सव और पूजा पाठ उसी तरीके से, लेकिन वो भी हमें अलग नहीं मानते हैं क्योंकि हम उन्हें अलग नहीं मानते थे। इन दिनों थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से शिक्षा और संस्कृति में थोड़े से बदलाव हुए, थोड़े से लोग जानकारी हो गए, तो उसमें कहीं कहीं थोड़ी सी दूरियां हमें देखने को मिलती है। अब चाहिए ये कि पहले के सिचुएशन में हम कैसे आए। अब हम भी कुछ पढ़ते हैं, आज का बच्चा कुछ पढ़ता है तो सोचता है कि हम इतना ही पढ़ लें जिससे कि हमारा काम चल जाए। हम फालतू चीज़ क्यों पढ़ें, हम दूसरे की चीज़ क्यों पढ़ें। लेकिन सिर्फ हम अपनी ही चीज़ें पढ़ते हैं, अपनी ही धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे दिलो दिमाग में एक संकीर्णता पैदा होती है, क्योंकि हम दूसरी बातों को, दूसरे की बातों को, दूसरे के धर्म में क्या चीज़ें हैं, दूसरे के साहित्य में क्या चीज़ें हैं, उसे हम जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर हम एक तरह से अपने आप को सीमाबद्ध कर रहे हैं। हमारा दायरा सिकुड़ जा रहा है और उसी में चलने फिरेंगे। अगर कोई टकराया तो फिर दुराव पैदा होगा और लड़ाइयाँ होंगी। पहले ऐसी सीमाएं नहीं थी। मानस की बात अगर आपको बताएं, हम रामचरितमानस की, तो एक प्रचलन था गांव में कि आज या कोई एक दिन होता था, मंगलवार शनिवार, जिस दिन आज इसके घर में जाकर के मानस पाठ होगा, कल उनके घर में जाकर के मानस पाठ होगा, और एक मिलाद शरीफ बोलते हैं जिसमें कि ईश्वरी बातों की, अल्लाह की बातों की चर्चा होती है, अच्छी अच्छी बातों की, तो उसे मिलाद शरीफ बोलते हैं गांव में। तो वहाँ पर इकट्ठा होते थे, तो वहाँ भी सारे लोग जाकर के बैठते थे, उस चर्चा को सुनते थे, प्रसाद वितरण होता था। सर्व समाज का व्यक्ति बैठता था। बिल्कुल बिल्कुल जी। जानकार लोग होते थे, वो बताते थे हमारे जीवन यापन के बारे में और भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में बताते थे। तो ये सब बातों को आज एक बार फिर से समीक्षात्मक नज़रिए से और एक समझ पैदा होनी चाहिए कि हम जहाँ ज्ञान, पहले ये था कि हमें कहाँ से मिल जाए ज्ञान, आदमी भटकता रहता था कि वहाँ से मिल जाए, कहीं सत्संग में बैठकर मिल जाए या कहीं किसी बुजुर्ग के साथ बैठ कर के मिल जाए, कोई किताब पढ़ने से मिल जाए, कोई साहित्य पढ़ने से मिल जाए। तो उन सब चीज़ों को आदमी ढूंढता रहता था। लेकिन जब से ऐसा हुआ, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, संस्कृत में भी कहावत है ना कि अयम निजा पर्वेति गणना लघु चेत साम, ये हमारा, वो तुम्हारा है, ये
खान साहब आज की जो परिस्थितियां हम वर्तमान में जो युवाओं के भीतर देख रहे हैं या समाज में देख रहे हैं, जब आप और हम थे तब ना तो जाति थी, ना काले गोरा था और ना ही धर्म था। वो एक साथ सब रहते थे, एक दूसरे के तीज त्योहारों पर्वों को मनाते थे। लेकिन आज की स्थिति में चाहे कोई भी समाज है, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी समाज है, वो सब अपनी अपनी बात करते हैं, अपने को बढ़ावा देते हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं और इसका क्या कारण है? पहले जैसा सुनहरा अवसर, पहले जैसी मोहब्बत, पहले जैसे आवाम कैसे आएगी? कैसे ये इसका पुनरुत्थान होगा? इस विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा। उम्दा सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में। पहले लोग गणित से डरते थे और आज हर कोई गणित पे हावी है। अगर हम दबी जुबान में कहें तो राजनीति सब पर हावी है आज। वाह, बहुत आप मुद्दे पर पहुंचे हैं, खास आप मुद्दे पर पहुंचे हैं। नौजवान हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, सब पे कहीं ना कहीं से एक जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो हावी है उस पर। तो हम क्या हैं, किसके बीच में हैं, हम जोड़ घटाव में लग जाते हैं कि अगर हम अपने लोगों को एकजुट कर लें तो हो सकता है हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। इसी बात को आप भी सोचेंगे कि अरे हम भी तो ये हैं, हमारे भी तो इतने लोग हैं, क्यों ना हम उनको साधें जिससे कि हमारे स्वार्थ सिद्धि हो जाए, हमारी बात आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से जब हम ये हमारे, ये तुम्हारे, ऐसा करके इन दिनों जो चलन आ गया, जैसे मैंने कहा कि इन दिनों गणित में हर कोई महारत हासिल करना चाहता है और कर चुका है, तब ऐसी बातें पैदा होती हैं। मेरे चाचा हुए हैं, आपको जानकारी दो, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री 2019 में पद्मश्री हुए और 26 जनवरी 20 में वो नहीं रहे। उन्होंने गायत्री मंत्र पे शोध किया, रिसर्च किया और एक अलहम्द शरीफ कुरान की पहली आयत है जो जिसके बिना नमाज नहीं होती है और एक गायत्री मंत्र है। इनका सार उन्होंने निकाला है 7 अध्याय में। एक इतनी बड़ी पुस्तक उनकी बन पड़ी है। 7 सर्ग इसमें भी हैं, गायत्री मंत्र में भी, और 7 अध्याय इसके भी इन्होंने बनाया है। जो जो बातें गायत्री मंत्र में है वही वही बातें अलहम्द शरीफ में है। लेकिन जब हम इन दिनों पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कौन से ऐसे दोहा चौपाई ले लें जिससे कि उसकी मजाक उड़ाई जा सके इस दोहा को सुना करके। और वो भी सोचता है कि हम कौन से ऐसी आयत, कौन से हर वर्ग सूरह हम ऐसा निकाल लें जिससे कि उसकी हम खटिया खड़ी करके उसकी बखिया उधेड़ दें। इस तरीके की मेंटलिटी जो चल पड़ी है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें अच्छाई कौन सी चीज है, उसे हम स्वीकार करें। उसके पास क्या अच्छाई है, दूसरे को नीचा दिखाने की। हमारे पास जो सामग्री है इसमें क्या अच्छाई है, वो उसका लाभ उसे मिले। तो मैंने क्या किया, कुछ अंताक्षरी का लोभ था और कुछ उनके रिसर्च के साथ, चाचा के साथ की वजह से जो बातें आई मुझे गीता की, मानस की, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ये एक सकारात्मक पहलू साबित हुए मेरे लिए। तो अगर ऐसा मैं दूसरों से भी अपेक्षा करूं कि जिस चीज़ को भी पढ़ रहे हो एकदम ज्ञान हासिल के नज़रिए से पढ़ो कि उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नज़रिए को अगर लेकर चले तो समाज एकजुट हो सकता है, वो दौर हमारा वापस आ सकता है। और हम इन दिनों बुजुर्गों को भी थोड़ा सा अलग थलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों का असर हम पे कम है। उनके जीवन के अनुभव को हम नहीं ग्रहण कर पा रहे। पहले क्या होता था कि बच्चे जैसे पैदा हुए, नाती पोते हुए, बूढ़े बुजुर्गों के हवाले हो जाते थे। बाप खिलाता भी नहीं था, या तो शर्म के मारे या फिर उसके पास मौका नहीं होता था ऐसा। लेकिन अब तो न नाना नानी साथ में रहे, न दादा दादी रहे। नाना नानी के घर गर्मियों में जाना एक त्योहार से कम नहीं होता था। गर्मी की छुट्टियों में बिल्कुल माँ कई काम करा लेती थी कि नानी के घर चलना है, ये कर लो, वो कर लो। संस्कार रोपित होते थे उनमें। बिल्कुल। तो जो संस्कार रोपित करने की जो पृष्ठभूमि होती थी, जो खाद युक्त जमीन होती थी, उस जमीन से अलग है। अब हम गमला संस्कृति में आ गए हैं, जो पौधा उगाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है खान साहब, बहुत अच्छा सटीक उदाहरण दिया है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं खान साहब। हमारा प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं उसको संस्कृति और कला से समाज को एकजुट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा कि आपने भी पहले बताया कि जाति भेद नहीं देखते थे हम, ऊंच नीच का स्वभाव नहीं देखते थे और गोरे काले का फर्क नहीं था जी। और सब मिलजुल करके एक लोक संस्कृति होती है, ग्रामीण संस्कृति होती है, जो वो एक सूत्र में पिरोए रखती है।
बिल्कुल। तो संस्कृति जो क्या है, एक ऐसा मतलब सूत्र है जो एक सूत्र में समाज को बांधे रहती है संस्कृति, और कला जो है व्यक्तिगत एक्सप्रेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, उसका माध्यम कला है। तो संस्कृति से हम, संस्कृति की पृष्ठभूमि में जो कुछ हम लेकर के आते हैं, अगर कला के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करते हैं तो दोनों का जुड़ाव देखिए कितना बेहतरीन होता है। चाहे वो बोलने के माध्यम से हो, या फिर हम आर्ट पेंटिंग के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करें, या फिर मंचों पर नाटक ड्रामा के रूप में अभिव्यक्त करें। संस्कृति और कला का जुड़ाव जो बेहद जरूरी है, और समाज को यही दोनों पहलू हैं जो एक सूत्र में बांध करके रख सकते हैं, क्योंकि इनमें सीमाएं नहीं हैं, इनकी बाधाएं नहीं हैं। बहुत अच्छे खान साहब, बहुत अच्छी सटीक जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, और दर्शक बहुत ही इन बातों का, इन बातचीत का बड़ा आनंद ले रहे हैं, लाइक और कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनको भी हम साधुवाद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज ग्रामीण भारत तेजी से बदल रहा है, आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत कठिनाई आ रही है, इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है? इसमें से अगर हम कहें कि आपका कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है या नहीं है, सारे सवाल आज के संदर्भ में सटीक बैठ रहे हैं। आज के संदर्भ में एक परंपरा की बात की आपने जी, और आधुनिकता की बात की। परंपरागत तौर पर हम ये मानते हैं कि एक तरीके से कहें कि गंगा हमारी माँ है, मान लेते हैं, हम यहीं से उदाहरण लेते हैं। एक परंपरा चली आ रही है कि गंगा हमारी माँ है, लेकिन आधुनिक रूप में अगर हम देखें तो पहले उसका क्या स्वरूप था गंगा माँ का, और आज क्या स्वरूप है। हम और आगे चलें तो जो परंपराएं हमारे बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे, दीवार पे अगर साफ सुथरा दीवार है, बहन बेटियां पुताई करती थी दिवाली के समय, होली के समय में, वहां पर कोई बच्चा अगर कोयले से कुछ लिखने लग जाए, पढ़ने लग जाए, तो दादी डांटती थी कि ऐसे मत करो, कर्ज बढ़ता है। किस पे? पिता पे कर्ज बढ़ता है। एक कहावत, लोकोक्ति की बात मैं कर रहा हूं, जो कि सांस्कृतिक परंपरा जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका मकसद है कि दीवार खराब हो जाए उससे लिखने से, उसमें फिर से दोबारा पुताई करने की जरूरत पड़ेगी तो खर्च बढ़ेगा। ये सब सेंस नहीं था वहां समझाने का, लेकिन कर्जा बढ़ेगा, डरा देते थे कि इससे कर्ज बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। कोई पेपर है, कोई कागज है, मैं गांव का उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आम आदमी भी, गांव का इंसान भी इस चीज को समझ जाए। जी 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 जी। कोई पढ़ी लिखी, उर्दू हो या हिंदी हो, अगर कोई किताब है, कोई लिखा पढ़ा कागज है, तो पहले पैर पड़ जाने पे आदमी झिझक उठता था और माथे पे लगाता था, चूमता था, उसे किनारे रखता था। जी, रोटी का टुकड़ा कहीं मिल जाए, बिल्कुल, तो उसे हम उठा करके एक किनारे रख देते थे। लेकिन आज ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो संवेदनशीलता है, उसमें कमी आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि हम चल पड़ते हैं, निकल लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम यहाँ जुड़ाव देखना चाहते हैं कि जो परंपराएं हैं हमारी, तो परंपराएं क्या है कि हमें एक पृष्ठभूमि देती हैं। जैसे संस्कृति और कला दोनों की जरूरत है समाज के लिए, वैसी जो परंपरा है हमारी, हमें जीवन यापन की एक पृष्ठभूमि देती है। और आधुनिकता जो है, उसका एक नए कलेवर में कैसे हम और अधिक उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक से उपयोग कर सकते हैं, ये हम आधुनिकता से ग्रहण करते हैं। पहले आप ये पॉडकास्ट मीडिया ही है, इसमें कितने परिवर्तन हुए, कितने संचार क्रांति आ गई इसमें। पहले क्या, इसके तरीके कुछ और थे, आज कुछ और है। तो इस तरीके से, हालांकि ये पुरानी परंपरा है, रेडियो में या टीवी में बातचीत करना ये पुरानी परंपरा है, लेकिन आज देखिए तो कोई कहीं भी बैठा है, आप यहाँ बैठ करके उससे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं, यहाँ पर अपने श्रोताओं को सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आधुनिकता है, लेकिन परंपरा वही है, हमारी बातचीत। तो इस तरीके से अगर हम परंपरा की पृष्ठभूमि पर आधुनिकता का लेप अगर चढ़ा दें, तो उसमें निखार और आ सकता है, बशर्ते हम सावधानी बरतें उस चीज को, कि न तो हमारी परंपरा को कोई नुकसान हो, न तो हम आधुनिकता से बचे रहें। समन्वय बना करके हमें चलने की आवश्यकता है आज। वाह खान साहब, मेरी आपसे जो अब तक की बातचीत चल रही है, जो बातचीत हो रही है, उसमें एक गांव का चित्र, भोर की बातें,
भूरे की बात है, भूरा हमारे यहाँ जो कूड़ा घर होता है गांव देहातों जी में, जी जी उसको कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो ये सब आपके दिल में बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है। गांव मेरे दिल से निकलता नहीं। वाह, गांव मेरे दिल से निकलता नहीं, मैं क्या करूं। क्या बात है, वाह। हम ये जानना चाहेंगे खान साहब, जब आप, हालांकि अभी भी आप युवा हैं, जब आप युवा से पहले एक बचपन था आपका, और बचपन में अपने दोस्तों के साथ साइकिल के टायर से कंपटीशन करते थे, प्रतियोगिता करते थे, मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा, इस तरह का कोई उदाहरण हमारे दर्शकों को साझा करें जो आपके मन मस्तिष्क में हो। आपने मेरे बचपन को लौटाने की कोशिश की है, इसके लिए हम आभार आपका। देखिए, बचपन एक ऐसी अवस्था है, अगर इंसान अपना बचपना पूरी आज़ादी से उसने गुजार लिया है और समझ से गुजार लिया है, बड़े बुजुर्गों के सामने गुजार लिया है, तो उसका वो बचपना उसके मरते दम तक साथ देती है। बचपन उसकी बचपन ही भविष्य बनाता है, भविष्य बनाता है। वाह। और मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप बहुत नौजवान हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बचपना को एक कोने में जरूर बिठा करके रखिए। क्या बात। और आपको न तो हतोत्साहित होने देगी वो बचपना की अवस्था, न तो आपको परेशान होने देगी, न तो आपको कभी मानसिक तनाव में आने देगी। कहीं भी देख लीजिए आप इंसान अपने आप को एक वरिष्ठता दिखाना चाहता है, लेकिन अगर बच्चों के झुंड में अगर आप गए और थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए उसे, थोड़ी सी उसे चिढ़ाने की कोशिश कर दिया, मुंह बना दीजिए, और बच्चा आपका मुरीद हो जाएगा उसमें। अरे इतना बड़ा आदमी ऐसे कर रहा है, ऐसे हो रहा है, ये लंबे में इतना लंबा है। तो इस तरीके से। और स्कूल जाते थे तो स्कूल हमारा जो है, घर और स्कूल के बीच में तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी थी, और पैदल हमने किया है। बीच में एक पहाड़ी थी, आधा पहाड़ चढ़ करके उतरना, डेली चढ़ना, ये तकरीबन 12वीं तक मैंने किया है। वाह। वहाँ पर ये कहे कि योगा भी साथ साथ होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और खेती किसान से जुड़े इंसान थे ही। स्कूल जाने से पहले कि इतने खेत की जुताई करके जाना है, इतने फसल काट के जाना है, तो सुबह उठ करके अपना काम करना, फिर स्कूल के लिए जाना, फिर पढ़ाई की भी तैयारी करना। तो जो गांव का जो विद्यार्थी होता है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, वो क्योंकि समन्वय बनाकर चलना पड़ता है। और आपने कुछ यादें साझा करने की बात की, तो गांव में नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, और बचपना तो बचपना। जाते जाते कहीं कोई नदी में गड्ढा है, पानी इकट्ठा हुआ है, अब ये शर्त लग जाती थी कि इस पानी में कौन कितनी बार कूद सकता है। अब वहाँ पर हम ये भूल जाते थे कि स्कूल कितने बजे का है, कितने बजे स्कूल पहुँचना है। बस्ता उतारे, कपड़े उतारे और कूदना शुरू कर दिए। कौन कितने बार कूदेगा। कभी पत्थर उठा लेते थे कि इस पत्थर को कितना दूर तक तुम फेंक सकते हो, सबसे दूर कितना, किस दूरी तक फेंक सकते हो, वो बातें होती थी। कोई चट्टान है, कोई पेड़ है, इस पर कौन कितना जल्दी चढ़ सकता है, कौन कितना जल्दी उतर सकता है। और एक खेल मैं आपको बताऊं, गांव में खेल होती है, डाल पाती खेल होती है, दोहरा पाती भी बोलते हैं इसको। अपने जूते नीचे उतार के पेड़ के जड़ के पास रख करके और उसके डाल डाल भागना पड़ता है, और नीचे एक रखवाला होता है कि वो जूता ले जा ना पाए। अगर जिससे वो उसने छू लिया नीचे को जा करके, अगर वो अपना जूता इधर उधर रख रहा है, या अपनी डंडी होती थी इतनी बड़ी बड़ी, वो रख देता था। अगर वो उठाने आया और जो रखवाला होता था वहाँ एक, जिसकी बारी होती थी, अगर उसने छू लिया तो फिर चांस उसकी हो जाती थी, जिसको छू लिया उसने, रखवाले ने, वो रखवाला बनेगा, वो रखवाला बनेगा। तो उस वक्त जो डाल डाल आदमी घूमता था ना, तो गिरने का डर होता था, ना चोट का भय होता था, कुछ भी नहीं। और डाल डाल पात पात खेल रहे हैं, तो एक जो सामूहिकता का विकास होता था बचपने में, वो आखिर तक वो यादें वाह जमी रहती हैं। वाह वाह वाह, आपने मुझे भी बचपन की यादें ताज़ा करा दी। खान साहब, हम आगे बढ़ते हैं, बचपन से अब व्यस्तता की तरफ चलते हैं और समाज की ओर चलते हैं। आज लोक कला और लोक गीतों की परंपरा धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। इन्हें बचाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ये जीवित रहें और हमारी भावी पीढ़ी को ये कलाएं देखने को मिले, उनमें जीने का मौका मिले? ये बहुत सही बात है और मुद्दे की बात है। अभी हमारी जो सरकार है, अमृतकाल एक घोषित वर्ष की शुरुआत की थी, ये अभी पिछले कुछ वर्षों से। इसमें ऐसे ऐसे मतलब
स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के मौके पर लोक कलाओं को इतनी तरजीह दी गई, इतनी प्राथमिकता मिली लोक कलाओं को, लोक कलाकारों को, कि आकर के वो गांव देहात का गायक है, कवि है, चित्रकार है, या फिर कुछ बनाने का उसमें हुनर है, शिल्पकार है, वो बुला करके उसको शहरों में उसे मतलब मौका दिया गया, उसको अवसर दिए गए। और ऐसे कौन से लोक कलाकार हैं जो नहीं रहे, उनमें क्या खूबी थी, उनके बारे में भी हमारी सरकार ने खोजपूर्ण तरीके से उनको, उनके हुनर को, उनके कला को और दूसरे उनके जो अनुयायी होते हैं उनके माध्यम से लाने की कोशिश की। बहुत बड़ा प्रयास का, बहुत अच्छी बात ये हुई। इसे मैं बहुत सकारात्मक तरीके से लेता हूँ। जो लोक कला है, लोक संस्कृति है हमारी, ये पारंपरिक होते हैं। कोई भी कला है, गांव में हम जिसे लुहार कहते हैं, कुम्हार कहते हैं, या फिर विश्वकर्मा कहते हैं, उनको बांट रखा है। उनके काम का ये वर्गीकरण है, न कि जाति का वर्गीकरण। जो लोहे का काम करता है लोहार कहलाता है, जो सोने का काम करता है स्वर्णकार है। तो ये पारंपरिक एक उनका काम है जी, उनके पारिवारिक धंधा है ये। लेकिन उसमें अब हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा कोई, मान लीजिए हम स्वर्णकार हैं, पारंपरिक तरीके से हम कान की बाली बना रहे हैं या नाक का नथ बना रहे हैं, बुलाक बोलते हैं गांव में, नाक में पहनते हैं, वो बना रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा कहीं से बाहर से कोई ग्राहक आ गया, उसने हमें बताया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, इस तरीके से चाहिए। अब उस चीज़ को ढूंढने के लिए हम क्या करें, कैसे करें? तो जो हमारी लोक कला है उसको आधुनिक तकनीकी अगर हम उसमें मिला देते हैं तो उसका एक अलग निखार उत्पन्न हो जाता है, खूबसूरती बढ़ जाती है। हमारी जो पारंपरिक जो धंधा है जी, वो भी कायम है, और जो नया परिवेश है, नया जो तकनीकी है, नई तकनीकी वो भी उसमें जुड़ गई है। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो समाज का उत्थान होता है और एक पसंद का जो सिलसिला आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर हमारी जो लोक संस्कृति है और जो लोक कला और लोक संस्कृति होती है ना, ये इस समाज के आईने होते हैं ये। और समाज जो है इनसे ऊर्जा प्राप्त करता है समाज। हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, क्योंकि ये प्राचीनतम है, किसी एक की नहीं होती, ये सिलसिलेवार चले आते हैं और उसमें परिशोधन करके, उनका परिवर्तित करके, उनका रूप परिवर्तन होता रहता है, उसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सिलसिला अगर इसमें कहीं कहीं तो इसमें सरकारें भी भागीदार हो जाती हैं इसको प्रमोट करने में, इसके उत्थान में। वहाँ पर देखिए परंपरा किस तरीके से चमक उठती है। वाह, क्या हथकरघा की बात है, पहनावे की बात है, पोशाक की बात है। इन दिनों दिल्ली में जगह जगह इसके मेले लगते हैं। तो एक तरह से जो शहर का आदमी है, जो कभी गांव गया नहीं, गांव की चीजें देखी नहीं उसने, वो देख लेता है, वो उसकी पसंद हो जाती है। और जो गांव का एक कारीगर है, जो व्यापारी है, जो बुनकर है, जो मजदूर है, उसे शहर आकर के शहर देखने का मौका मिलता है। क्या बात है, उसका व्यवसाय बढ़ जाता है। तो ये हमारी लोक कला और लोक संस्कृति की ये खूबी है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत ही गहन चिंतन विषय की बात आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। खान साहब, हम आगे चलते हैं। क्या आप मानते हैं कि आज के कंटेंट क्रिएटर्स को भी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ना कि केवल वो मनोरंजन की ओर ध्यान दें? आप कहीं न कहीं जरूर इन बातों को आप देख रहे होंगे और आपने महसूस किया इस चीज़ को। ये आपकी एक सोचने का तरीका ये बताता है। ये बहुत सही बात आपने की और कहीं न कहीं वो बातें आपको जरूर कहीं अंदर तक बातें गई होंगी, जिससे कि आप ये कहने को मजबूर हुई, पूछने को मजबूर हुई कि यह जो कंटेंट है जी, दरअसल कंटेंट जो है इन दिनों सामूहिकता और सामाजिकता का हम परवाह किए बिना एक व्यक्तिगत रुचि के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर हम समाज के साथ अन्याय कर लेते हैं कि हम क्या सोचते हैं, बस वही सही है। किसी भी कोई भी कंटेंट हो और किसी भी कंटेंट को सनसनीखेज तरीके से अगर हम उसे पेश करते हैं तो है एक तबका है वो पसंद करता है इस चीज़ को। बहुत छोटा वर्ग होता है, बहुत छोटा मामूली से वो लोग होते हैं, लेकिन सामने वही होते हैं और देख करके जो कंटेंट बनाने वाला होता है खुश हो जाता है कि पब्लिक काफ़ी खुश है, लेकिन उसका दुर्गामी परिणाम नहीं होता ये। वाह, उसी वक्त होता है। उसी कंटेंट को अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर विचार कर लें कि अगर जो हम
सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जो हम विषय लेकर के चल रहे हैं, कैसा विषय है, आज इसकी क्या सार्थकता है, आज इसकी क्या महत्ता है, अगर हम इन बातों को लेकर के वहाँ पर चलते हैं तो कंटेंट हमारा सही तरीके से संप्रेषित होगा जी। और जब हमारा कंटेंट हम किस मकसद से उस तक भेज रहे हैं, हमारा मकसद तय होना चाहिए, जो उद्देश्य है वो लक्षित होना चाहिए। एक तो हम अपने सिर्फ यही देखना चाह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं बस वो हो जाए, लेकिन जबकि कंटेंट जो विषय है उसका दायरा कुछ और है, उसमें कुछ मायने मतलब कुछ और हैं। जब वो समाज तक जाता है तो किस रूप में समाज पे असर डालेगा, इसका असर बाद में चलता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो अच्छा। जब हम कंटेंट का निर्माण करें तो जरूर हम उसके परिवेश का पता कर लें और किस वर्ग के लिए हमारा कंटेंट है इसको हम पता कर लें, जिससे कि कोई और वर्ग को कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई बिल्कुल व्यवधान ना हो, इस तरीके से। तो अगर हम इन दिनों मीडिया के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ हो गई, बहुत ही जी। खास प्रश्न आपने किया है कि कंटेंट की जो तारतम्यता है, जो उसकी सामयिकता है जी, उस चीज़ को लेकर के अगर हम इन दिनों सोचने की एक अपने आप में एक हुनर लाएं तो बड़ी अच्छी बात साबित होगी। क्या बात है, समाज में अच्छा संदेश भी जाएगा इससे। वाह, बहुत अच्छी जानकारी खान साहब। हम आगे चलते हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि आप हिंदी, भोजपुरी व अन्य भाषाओं में रचनाएं भी लिखते हैं। हम चाहेंगे कि हम हिंदी रचनाएं तो सुनते रहते हैं, भोजपुरी रचना की 4 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं ताकि उनका वर्तमान की बातचीत का फ्लेवर चेंज हो सके, बदल सके, टेस्ट बदल सके उनका। रउआ के सुनावा था नहीं रउआ को बधाई। आभार, हार्दिक आभार आप सबका हार्दिक आभार, क्योंकि आप सब जुड़े हुए हैं ट्रू मीडिया के साथ इस वक्त जी जी हमारे प्रजापति महोदय के साथ। दरअसल मैंने मानस में एक चौपाई देखी कि माँ सीता अपने घर में बड़ोजनों को प्रणाम कर रही हैं तो उनको आशीर्वाद मिलता है कि जब लगी गंग जमुनजल धारा सदा रहे यही बात तुम्हारा। कि जब तक गंगा यमुना की धाराएं प्रवाहित रहेंगी तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा यही बात बना रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर के और मैंने कुछ शब्दों को, खेत खलिहान के शब्दों को इकट्ठा करके कुछ बनाने की कोशिश की है। जी 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 जी। इसमें गंगा यमुना को मैंने सिंबल लिया है। जी। अब गंगा यमुना तहजीब लीजिए, गंगा यमुना नदियां लीजिए, इसमें आप देखिएगा। वाह वाह। गंगो जमन के ऐसन धारा नहीं और जहान में, गंगो जमन के ऐसन धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारल गई नी सिर्फ हिंदुस्तान में। वाह 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 वाह। गंगो जमन के ऐसन धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारल गई नी सिर्फ हिंदुस्तान में। वाह, बहुत अच्छी बात। शिव जटा भगीरथ प्रयास तरले रहना तब 60,000। भागीरथ की कहानी जो हम दूसरी कक्षा में ही इस कहानी को पढ़ लिए थे कि किस तरीके से भागीरथ जी गंगा जी को शंकर जी के साथ उतर लगे। जी जी जी। शिव जटा भगीरथ प्रयास तारे रहने तब 60,000। आज करोड़ों पीढ़ियां तर गईलन हिंदुस्तान में, गंगो जमन के ऐसन धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारल गई सिर्फ हिंदुस्तान में। तारक भी तारेला नहीं, हाँ कांवड़ के अमृत से। तारक हमने भगवान शिव को बोला है। जी 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 जी। तारक भी तारे यहाँ कांवड़ की अमृत से, कोसों चलेला भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में। कांवड़ सावन का, बिल्कुल बिल्कुल। कोसों चलेला भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में, गंगो जमन के ऐसन धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारल गई सिर्फ हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खान साहब, बहुत अच्छे। मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करके और हमारे दर्शक भी आनंद ले रहे हैं। हार्दिक आभार। जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दशकों से काम किया है। आज जब रील संस्कृति और वायरल मानसिकता हावी है, इस पर प्रसारण की गंभीरता और गुणवत्ता को आप कैसे बदल सकते हैं या कैसे बदलाव ला सकते हैं? एक पीढ़ी है, एक वर्ग है इसमें जो इस काम में लगा हुआ है। आप पूरे समाज को तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो इस ओर चल पड़ा है समाज जी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ वर्ग है समाज के, कुछ ऐसे लोग हैं, ये थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि आखिर वो बना क्या रहा है। क्या हम उस चीज को हमारे पास, क्योंकि आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी की बात की जी, तो यहाँ तकनीकी कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है,
आज दुनिया भर की जितने भी प्रसारण तकनीकी हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास है। बिल्कुल। और उसी तकनीकी को लेकर के आज जो पॉडकास्ट है, जैसे आप इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, ये भी तकनीकी की बात है जी। तो ये है कि हम पॉडकास्ट वाले सीमित दायरे में रह करके उसमें काम चलाते हैं, लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी के पास आज संसाधन का विस्तार है, बहुत बड़ा है। तो उस विस्तार को, उस तकनीकी को हम कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि वो जो रील संस्कृति आपने बताई है उस चीज को हम देख लें कि उनके विषय, अभी इससे पहले आपने कंटेंट की बात की थी, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो किस कंटेंट को लेकर के बात करना चाह रहे हैं। वो क्या कोई डांस है, कोई व्यंग है, कोई चुटकुला है, क्या हम उसे एक व्यवस्थित तरीके से, क्या आधे घंटे 15 मिनट के लिए क्या हम उसे सही ढंग से बना सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वाह। और ऐसा हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कहीं देखते हैं तो इन दिनों क्या है कि जैसे लोग हैं कहीं किसी के साथ मजाक करते हैं उल्टा सीधा, कैमरा दूर लगा हुआ है, यहाँ पर वो आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता और वो रिकॉर्ड हो जाता है उस चीज़ को। तो क्या हम वैसा कोई सब्जेक्ट लेकर के, वैसी कोई कहानी उस तरह के लेकर के, क्या हम धारावाहिक के रूप में या फिर हम जो टेलीफिल्म है इस शक्ल में क्या हम दे सकते हैं? इस तरह के विचार हो रहे हैं मीडिया क्षेत्र में, लोग करते हैं चर्चा जी। लेकिन ऐसा है कि जो विद्वत जन हैं उनका थोड़ा सा हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति ये नहीं लग रहा है, कोई गुरेज नहीं है कि अभाव इन दिनों मीडिया क्षेत्र में होता जा रहा है, आकाशवाणी दूरदर्शन जैसे क्षेत्र में, क्योंकि जो अवकाश प्राप्त कर ले रहे हैं उनके जगह पर उनके जो विशेषता है, उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो गुण है, उस तरीके के लोग आ नहीं पा रहे हैं जिससे कि इन विषयों पर चर्चा करें, इन विषयों पर बातचीत करें। अब अगर हम उनको बुलाते भी हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा विषय है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि उनके पास वक्त है कि नहीं, पहले से जिस संसाधन में वो काम कर रहे थे क्या आज वो कर पाएंगे कि नहीं जी, क्योंकि उनके सामने तकनीकियाँ बदल गई हैं, इक्विपमेंट बदल गए हैं, मशीनें बदल गई हैं, तो क्या हम उस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी व्यवधान है इन दिनों मीडिया के लाइन जी जी जी। लेकिन फिर भी जैसे कि पहले नृत्य होते थे, डांस, किसी मंच पे डांस का काम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कोई स्वास्थ्य का प्रोग्राम हो रहा है, मैं आकाशवाणी दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, तो उनमें बड़े विस्तार से बताया जाता था सिर्फ दूर बैठ करके। लेकिन अब ऐसी तकनीकी है, ये भी हम दिखा सकते हैं, उसे इतना क्लोज करके हम दिखा सकते हैं कि वो सुई के जो सुराख है उसमें धागे कैसे डाल रहा है वो भी देखते लेते हैं। और अब तो दुनिया ये भी देख पा रही है कि जो डॉक्टर है, जो नर्सेज हैं, कोई प्रसूता को कैसे मतलब वो दिखाया जाना चाहिए, वहाँ तक वो सब कुछ दिखा पाने में वो सक्षम है, इतने उसके पास तरीके आ गए हैं, तकनीकी आ गई है। तो हम इन तकनीकों का उपयोग करके और उस रील संस्कृति का अध्ययन करके कि वो क्या चाहता है, क्या कर रहा है, उस चीज़ को अगर हम ले करके समाहित करके और अगर हम उसे बनाने की कोशिश करें और दिखाने की कोशिश करें तो इसमें कोई शक नहीं कि जो रील संस्कृति है और जो आपने पहले भी एक सवाल किया था युवा पीढ़ी कैसे जुड़े आकाशवाणी दूरदर्शन से, ये सारी बातें समाहित हो सकती है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। ये कहें कि देश की जो भावी पीढ़ी है उसको जोड़ने के नए नए आयाम आ चुके हैं, बस जुड़ने की और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, संसाधनों की कमी नहीं है। वाह। हम आगे बढ़ते हैं कि आप स्वयं स्वतंत्रता सैनी परिवार से हैं, क्या आपको लगता है आज की पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को समझ और महसूस कर पा रही है? क्या है कि फिर बात वही आती है कि हम एक वर्ग के हिसाब से देखने लग गए। इसमें बहुत सारी है, जाति धर्म संप्रदाय सारे शामिल होते हैं इसमें, हम उस नज़रिए से देखने की कोशिश करने लग गए हैं। लेकिन पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मकसद सिर्फ आज़ादी हासिल करना था कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। वो एक पत्रकार भी होता था, वो स्वतंत्रता सैनिक, एक दार्शनिक भी होता था, एक ज्योतिषी का भी वो थोड़े बहुत जानकारी होती थी उसको, वास्तुकार भी था वो। जी जी जी। आज का जो व्यक्ति है जो सोचता है कि हम कुछ करते हैं ऐसा,
एक संस्कृत में कहावत है, स्वर्ण पुष्पिताम पृथ्वी विचिन्नवंती निराश्रय सुरश्च कृत विद्यश्च यस जनाति सेवितुम। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवी हो, जो विद्वान भी हो और जो शक्तिशाली भी हो, इस दुनिया में सोने के पुष्प बिखरे हुए हैं, उनको वही समेट सकता है, किसी और के बूते की बात नहीं है। वाह वाह। तो इस तरीके के समन्वय वाला जो व्यक्तित्व है वो बहुत मुश्किल से आपको देखने में मिलेगा कहीं भी। लेकिन हाँ, कोशिश करते रहना चाहिए हमें, जिससे कि हम उस बिखरे स्वर्ण पुष्पों को इकट्ठा कर सकें और अपने उसको सही से इस्तेमाल कर सकें। तो जो स्वतंत्रता सेनानी है, आजकल एक बड़ी अच्छी परंपरा इन दिनों देखने में आ रही है कि जितने भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कोई समारोह होता है, अभी कुछ दिन पहले जालंधर मोगा में बटुकेश्वर दत्त के परिवार वालों ने एक प्रोग्राम किया था। तो जितने भी उनको जानकारी में मिली स्वतंत्रता सेनानी के वंशज, उनको बुलाया गया। वाह। सारे इकट्ठे हुए, इतना उसमें मैं भी शामिल होने का सौभाग्य मिला मुझे भी। पता नहीं कहाँ से उनको एड्रेस पता मिल जाता है तो बुलाते हैं। वहाँ मैं गया, इतना सम्मान मिला, इतना अच्छा लगा लोगों से। भगत सिंह के भतीजे, उनके भाई के जो नाती पोते हैं उनसे मुलाकात, चंद्रशेखर आजाद के, मंगल पांडे के रिश्तेदार आए, बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार वंशज आए वहाँ पर। और हम लोग तो छुट भैया वंशज हैं ही, खैर गांव देहात के रहने वाले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी पूर्वज रहे हैं जी, वो असहयोग आंदोलन में अपना घर बार तक न्यौछावर कर दिया था। वाह। सालों साल बाद जा करके जब देश आज़ाद हुआ है, फिर केस मुकदमा हुआ, तब जा करके वो मकान मिला। तब तक पूरा परिवार बिखर चुका था। इस तरीके से अभी शहीद भगत सिंह की जयंती पर शाहजहांपुर से बुलावा आया था, वहाँ गए, वहाँ भी इसी तरीके के जमावड़ा हुआ। और वहीं पर अशफाकुल्लाह खान साहब की भी ज़मीन है, उनका मज़ार है, उनकी भूमि है वहीं पर। तो वहाँ भी उनका मज़ार का भी दर्शन करने का मौका मिला। और भगत सिंह की जयंती पे देखिए, जितने भी वंशज थे, स्वतंत्रता सेनानी वंशज, उन सबको इकट्ठा हुआ। और सरकार भी इन दिनों प्रयासरत है पिछले कुछ वर्षों से कि जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें खोजने की कोशिश की है सरकार ने हमारी। क्या बात। ये सबसे बड़ी बात हमें लगती है इन दिनों सरकार की तरफ से। वाह वाह वाह। तो जो भी है, जैसे कि जो थोड़ा सा जानकार था, जो सामने आ गया, उसके नाम तो आ गया, लेकिन जो पर्दे के पीछे से जो गांव से राशन ला करके देता था क्रांतिकारियों को, जो उनको साधन मुहैया कराता था, जो रोटी घर में बनवा करके ला के देता था, उनका कहीं नाम चर्चा नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी जुड़ने का आज मौका मिल रहा है। वाह वाह। इस तरीके से बहुत अच्छा। अब आज की पीढ़ी समझे ना, पीढ़ी न समझे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि लोगों ने त्याग किया है, बलिदान किया है, तभी हम सुकून से रह पा रहे हैं, जी, इतने आजादी से इस बात को कह पा रहे हैं। जी जी जी, वाकई जहां मर्जी चल पा रहे हैं। वाकई खान साहब, हम चलते चलते एक और आपसे प्रश्न करेंगे कि आप अपने अनुभव और जीवन दर्शन के आधार पर युवा पीढ़ी, मीडिया कर्मियों, उद्घोषकों और समाज सेवकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेवारी आपने डाल दी मेरे ऊपर। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है उसके पास अपनी सोच कितनी है, और वो किसी के कहने में, किसी के बहकावे में कितना चल पड़ता है। आज एक आप जैसे जामवंत की जरूरत है। अरे क्या बात। जामवंत मैं इसलिए कह रहा हूँ जी जी जी, क्योंकि हनुमान जी जब भूल गए थे कि उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ हैं, वो भूल गए थे। तो जो जामवंत थे, जो कि रावण के भी खानदान को जानते थे, उनके पूर्वज तक को जानते थे, वो वाह, उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाने की कोशिश की। कभी कभी लगता है कि युवा पीढ़ी जो है पीली बत्ती पर खड़ा है। पीली बत्ती समझ रहे हैं, 3 बत्ती होती है ना? जी जी जी, लाल, हरा, ट्रैफिक की 3 बत्तियां होती हैं। तो पीली बत्ती पे है कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। लाल हो तो उससे इत्मीनान है कि हाँ रुकना है, लाल है, हरे है तो चलो चलना है, लेकिन पीली बत्ती पर क्या करे। वाह। तो जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी को, कहे वृक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पौन समय बल पौन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस तरीके से जामवंत जी ने याद दिलाया था हनुमान जी को। फिर तो हनुमान जी के पास जो, तब फिर उन्होंने जाना कि हनुमान जी को तो इतनी शक्ति मालूम है, ये लेकिन भूला हुआ है, कैसे चुपचाप बैठा है। तब उन्होंने कहा था, का चुप साधे रहो बलवाना, ऐसे चुप क्यों साधे हुए हो बलवान, तुम तो पहलवान हो। इस तरीके से याद दिलाने की आज आवश्यकता है, जो कि आप काम कर रहे हैं इस चीज को। मीडिया को भी आप एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, युवाओं को भी दे रहे हैं। और आपने
ये भी कहा उद्घोषों को, जी तो पूरा एक तरीके से जो संचार माध्यम है, बातें फिर वही आ जाती हैं पूरा कि हम किस विषय को लेकर के चल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव है, क्या असर है, इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि शब्द, हर शब्द के तासीर होते हैं, बिल्कुल उनकी एक अपनी गर्मी है, अपनी एक प्रसंग है शब्दों के। बिल्कुल। उन शब्दों को हम कहाँ प्रयोग कर पा रहे हैं, किस जगह पर प्रयोग कर पा रहे हैं, और जिस उद्देश्य से हम उन शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, उस विषय को प्रयोग कर रहे हैं, उस संदेश को हम देना चाहते हैं, क्या उसी रूप में वो वहाँ तक संप्रेषित हो पाएगा कि नहीं, वहां तक पहुंच पाएगा कि नहीं, जैसा हम चाह रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि वो दिशा भ्रमित हो जाए, हमारा अर्थ अनर्थ हो जाए। बिल्कुल, लक्ष्य तक ना पहुंचे। एक व्याकरण में एक उदाहरण देते हैं ना कि मारो मत जाने दो। क्या मतलब हुआ कि मारो उसे मत जाने दो, सेंटेंस वही है, मारो मत जाने दो, वही शब्द, उतने ही शब्द। बिल्कुल। देखिए कामा कहाँ लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जो अभिव्यक्ति का एक तरीका है एंकर के लिए, और एंकर को ये भी सोचना चाहिए कि जो संदर्भ हम लेके चल रहे हैं, जो बातों को ले रहे हैं, उसके लिए उचित व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा, वो थोड़ा सा सर्च करता है। क्या बात है, क्या टैलेंट हंट एक इंग्लिश में शब्द है, वो ढूंढता रहता है, वो भूखा होता है कि हम ऐसा शब्द सोच तो लिया, लेकिन इस पे कौन बोलेगा, इसके जानकार कहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा आज, तो ढूंढता रहता है, उस पर रिसर्च करता है, वो लाइब्रेरी में जाके, पुस्तकालय में जाके बैठेगा, उस विषय की छानबीन करेगा, फिर उसे सवाल आते हैं। सवाल ऐसे ही नहीं आ जाते। वाकई। इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा खान साहब, आपने बाकी जो आपके साथ में बातचीत हुई है, गंगा जमुना तहजीब की तरह बात हुई है, वही आपने संदेश पारक शब्दों का इस्तेमाल किया है, और आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, साधुवाद। हम आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं प्रजापति जी, क्योंकि आप आज से नहीं, मैं बहुत पहले से आपको देखता रहा हूँ, मंचों पे देखता रहा था। आज इतनी रूबरू बैठ करके बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मौका आपने दिया आपको, और अपने सभी हम श्रोताओं को जो ट्रू मीडिया से जुड़े हुए हैं इस वक्त, उन्हें मैं हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।